बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 36, मार्च 12। सबसे पहले हमारी थोड़ी सी बात हो जाए इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। तो आप लोग के ख्याल में इसका पॉजिटिव क्या था शीजा? ओके, कॉन्फिडेंस भी थी, हैंड जेस्चर्स भी अच्छे थे। इसके अलावा से नेगेटिव पॉइंट क्या था मरियम? अब ओवरऑल तलत का जो माइक्रो टीचिंग सेशन था बहुत अच्छा रहा और उन्होंने तमाम बातों को अच्छी तरह से कवर किया। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनकी प्रेजेंटेशन आगे चलती गई तो मैंने देखा कि उनकी गलतियां भी दूर होती चली गई। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी लाइफ से उसकी एग्जाम्पल्स को लेकर आई, जो यही वाली बात है जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। अलबत्ता फ्लो समझ नहीं आ रहा था बात के अंदर, कहाँ पे एक टॉपिक खत्म हुआ कहाँ पे अगला टॉपिक शुरू हुआ, ये मुझे कम अज कम मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल, एक तो सबसे बड़ी बात क्या कि पढ़ाते के दौरान अपने माइक्रो टीचिंग सेशन के दौरान थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। अगर आप खामोश होंगे तो कोई आपसे नहीं कहेगा कि खामोश क्यों हो गए, और उस खामोशी के जरिए से, उस पॉज के जरिए से स्टूडेंट को या आपकी जो ऑडियंस है उसको ये बात समझ आ जाए कि शायद अब कोई दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। हम लोग की कुछ आदत बन जाती है कि हमें जो पॉजेस होते हैं ना, जो खामोशी होती है, वो हमें बोलने वाले को बुरी लग रही होती है, सुनने वाले को बुरा लगे या ना लगे। और नतीजा क्या निकलता है कि उस खला को, उस गैप को पूरा करने के लिए कभी हम कहते हैं ठीक है ना, ठीक है, तो ना वो ना ठीक है, कभी कहते हैं जी जी समझ में आ गया, ठीक, क्योंकि हमसे खामोश ही रहा जा रहा। तो कोई चीज नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ बीच में जुमला हम लगा के कोशिश करते कि वो गैप पूरा हो जाए। और कुछ लोग जो होते हैं वो बस देखा, ये बात नोट की है। आसान तरीका ये है, सबसे आसान तरीका, कि आप जो है सीधे होके बैठ जाएं। और दूसरा आसान तरीका ये है कि अपनी गुफ्तगू के दरमियान थोड़े से पॉज ले लें। वक्फा लेने से, बीच में रुक जाने से, खामोश हो जाने से आपकी बात का असर कम नहीं होता। और साथ ही साथ इसके जरिए से आपके लेक्चर के जो पेस है ना वो भी बन जाता है। अभी ये टॉपिक खत्म हुआ और उसके बाद उन्होंने दूसरा टॉपिक शुरू किया है। अगर इस पूरे तमाम बातों का अगर मैं कोई आज का टेक अवे बताऊं तो टेक अवे यही है कि अपने इस माइक्रो टीचिंग सेशन के दौरान या अपनी एक्चुअल टीचिंग के दौरान या गुफ्तगू के दौरान पॉज लेना सीखें। जरूरी नहीं है कि आप मुस्तकिल बोलते रहें। ये हमें स्कूल के जमाने में भी सिखाया जाता है कि जी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। और फ्लुएंसी का मतलब हम लोग क्या लेते हैं कि बस बोलते रहो बस। और अब उसका नतीजा क्या निकलता है कि हमारे अंदर फिर वहीं से हमारे अंदर ये खराब आदतें पैदा हो जाती हैं। अच्छी गुफ्तगू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फ्लुएंसी हो, अच्छी गुफ्तगू के अंदर पॉजेस भी शामिल हैं। और इसके अलावा उनकी एक मिस्टेक जो उनको नहीं करना चाहिए, जो मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूं, सर ने हमें पढ़ाया था, सर ने हमें पढ़ाया था, जब यहां पर आए हैं तो ऐसे खड़े हो गोया कि ये आपका अपनी क्लास है। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। मेरे ख्याल में स्लाइड को देखकर आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा कि आज का लेक्चर किस टॉपिक पर है। किस बारे में है वलीसा? गेम्स के बारे में। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेने से पहले एक्चुअली जो टॉपिक मैं पढ़ाना चाह रहा था लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बाद, उसका ताल्लुक तो इस बात से है कि फॉर्मल, इनफॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, लाइफ स्किल्स क्या है, कैरियर स्किल्स क्या है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बाद तो हमें उसी को पढ़ाना चाहिए था। लेकिन चूंकि बहुत जल्द हम लोग अपना एक ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं इस टॉपिक को कवर कर लूँ। जब हम गेम की बात करते हैं, और जाहिर सी बात है इस क्लास का नाम क्या है, आईसीटी इन एजुकेशन, तो गेम्स का एजुकेशन में क्या इस्तेमाल, क्या चीज आपके जहन में आती है? फातिमा खान, जोर से बोलो। ये वाला फैन बंद कर दो प्लीज थोड़ी देर के लिए, जोर से बोलो। जी, आपके जहन में क्या आ रहा है? भले गलत जवाब दें लेकिन जवाब दें।
कैसे नॉलेज देते हैं? उम्मे हानी। ओके, उम्मे हानी ने एक बात की कि गेम खेलने से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, इसके अलावा कोई और? जी बुशरा। मसलन ओके, बुशरा ने कहा कि गेम के जरिए से हम बच्चों को बहुत सारी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। लाइबा, गुड। लाइबा ने कहा कि बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनसे हमारी नॉलेज इंप्रूव हो सकती है या नॉलेज इंप्रूव हो जाती है। जैसे एक बड़ा मशहूर गेम है हमारे पास वोकैबुलरी के लिए जिसका नाम है स्क्रैबल। स्क्रैबल खेलते हैं, उससे वर्ड आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है, वोकैबुलरी है, वो इंप्रूव हो जाती है। अलबत्ता ये तमाम जवाबात गलत है। ये जो चीज आप लोग कह रहे हैं इसका ताल्लुक है गेम बेस्ड लर्निंग, गेम्स के जरिए से पढ़ाना। अगर आपसे कहा जाए गेम बेस्ड लर्निंग तो आपके पास उसका यही जवाब होगा कि हम गेम्स के जरिए से पढ़ाएं। हमारे पास ऐसी अब एप्स भी मौजूद हैं जिनके जरिए से आप गेम्स बना सकते हैं और बच्चों को वह गेम खिला सकते हैं। उन गेम्स के जरिए से बच्चे मैथ्स के सवाल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या वोकैबुलरी को सीख सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो काम है वो इससे थोड़ा एक कदम आगे है। हमारा टॉपिक है गेमिफिकेशन। एक हो गया गेम बेस्ड लर्निंग जिसके अंदर आ गए स्क्रैबल, ओके, जिसमें ऐसे एजुकेशनल गेम्स आ गए। लेकिन हमारा टॉपिक है गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन का मतलब यह है कि गेम के जो रूल्स हैं, गेम के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करें अपने तालीम के अंदर। वो चीजें जो गेम्स को दिलचस्प बनाती हैं, जैसे फातिमा खान ने कहा या उम्मे हानी ने कहा कि गेम्स खेल के हम फ्रेश हो जाते हैं। इस वक्त आप कौन ऐसा स्टूडेंट जिसके मोबाइल पे कोई गेम नहीं है? कम है, कम स्टूडेंट्स हैं। अक्सरियत ऐसी है जिसके मोबाइल पे कोई ना कोई गेम मौजूद है। इससे हमें यह पता चला कि बहरहाल गेम एक ऐसी चीज है कि रिगार्डलेस ऑफ आवर एज, रिगार्डलेस ऑफ आवर एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमें खेलने में, हमें उसको यूज करने में मजा आता है। अब सवाल यह है गेमिफिकेशन का, क्यों ना हम उस प्रिंसिपल्स को, वो चीजें जो किसी गेम को दिलचस्प बनाती हैं, अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करें। आप लोग ने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं, आप में से बाज लोग पढ़ चुके हैं, बाज पढ़ रहे हैं। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर आपको क्या क्या कौन कौन से मेथड्स पढ़ाए गए हैं? कोई बात है, मुझे एग्जांपल दे। लेक्चर मेथड हो गया, सोक्रेटिस मेथड हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, जिक्सॉ मेथड हो गया, बेतहाशा मेथड्स हैं। लेकिन चूंकि हमारी इस क्लास में का नाम क्या है, आईसीटी इन एजुकेशन, इस क्लास के अंदर अब हम उन टॉपिक्स को या उन मेथड्स ऑफ टीचिंग को पढ़ रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं। आइडियली बेहतर यह था कि काश कि ये तमाम चीजें भी आप लोग को पढ़ाए जाते जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर, लेकिन नहीं है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स हैं उनको कहां पढ़ाओगे? आईसीटी इन एजुकेशन के अंदर। ये तरीका गलत है। कल अगर आप लोग को मौका मिले तो इस तरीके को फॉलो ना करें। कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी की अलग से क्लास नहीं होनी चाहिए। आपके हर मजमून के अंदर टेक्नोलॉजी का सेक्शन अलग से होना चाहिए। हर टीचर पढ़ा रहा हो। बहरहाल आगे चलते बात को। तो गेमिफिकेशन जो है एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो गेम्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो गेम्स के रूल्स हैं, वो चीजें जो गेम को इंगेजिंग बनाती हैं, उनको हम क्लास के अंदर यूज करें। ओके, तो गेमिफिकेशन एक टीचिंग मेथड है। यहां तक बात आ गई? ठीक है। गेमिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने गेम्स खिलाने हैं। गेमिफिकेशन का यह मतलब नहीं है कि आपने कोई गेम बनाना है। गेमिफिकेशन का मतलब है कि क्लास के अंदर आप गेम के रूल्स को, गेम के प्रिंसिपल्स को, गेम की फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करके क्लास को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाएं। ठीक है, मेरे पेपर में इस बारे में सवाल आएगा और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ध्यान में रखो। बिल्कुल अभी से ध्यान में रखो। किसी ने कहा स्क्रैबल, किसी ने कहा क्विज वगैरह, वो चीजें अलग हैं, वो कहलाती हैं गेम बेस्ड लर्निंग। और गेमिफिकेशन का मतलब क्या है कि गेम के प्रिंसिपल्स, गेम की फिलॉसफी को क्लासरूम के अंदर यूज करना। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि आप लोग के मोबाइल पे कौन कौन से गेम्स हैं? सबवे सर्फर होगा, ठीक है, और कैंडी कैंडी क्रश हो गया, लूडो किंग हो गया, राइट? नहीं है? और ओके, वर्ड स्पेल हो गया। पबजी कौन कौन खेल रहा है?
कोई नहीं खेला, महानूर खेल रही है। ओके महानूर जल्दी से बोर्ड पे आओ। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में आपको गेम्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स नजर आते हैं, कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं? मसलन मसलन मैं आपसे कह रहा हूं कि यार आपने जो है ना एक गेम बनाना है, तो उस मसलन चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई गाड़ी की तस्वीर बनाओ, तो आप अगर गाड़ी की तस्वीर ऐसे बनाए जिसमें पहिए ना हो, तो क्या कहेंगे? ये गाड़ी थोड़ी है, पहिए का है इसके, ऐसा है या नहीं? कुछ चीजें होती हैं जो उस चीज को बेसिकली डिफाइन कर रही होती हैं। घर की तस्वीर बनाओ और उस घर का दरवाजा ना हो, तो क्या होगा? हंसेंगे लोग, एक ऐसा घर है जिसका दरवाजा ही नहीं है, राइट? दरख्त की तस्वीर बनाओ तो क्या होगा? पत्ते हरे कलर के होंगे। कुछ बुनियादी प्रॉपर्टीज हैं जो हर चीज के अंदर मौजूद होती हैं। मेरा ये सवाल है कि गेम्स के अंदर आपको क्या चीज नजर आती है? ओके चलिए ठीक है, ग्राफिक्स हो गए आपके, ठीक है। एक और चीज है स्कोर, स्कोर बन रहा होता है इस तरह से, देखो स्कोर हो गया, ग्राफिक्स हो गया, आगे जी वरीशा, ठीक है। डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, और बताओ। ओके है, कलर्स होते हैं, ठीक है, और बैजेस होते हैं, बैजेस मिलते हैं आपको। टेंपल रन खेला किस किसने? गुड। ओके टेंपल रन में क्या था? बैजेस भी थे, स्कोर भी था, और बताओ आमना। लेवल्स होते हैं, ठीक है। टेंपल रन के अंदर क्या था? उसकी स्पीड, जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ रहा है स्पीड बढ़ते जा रही है। हरमैन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट स्किन्स, गेम की जबान में होता है, डिफरेंट स्किन्स को यूज कर सकते हैं। तो और बताएं ऑब्जेक्ट्स क्या? ओके रबिया ने बताया कि उसके अंदर रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपने छोटे छोटे, आपको जैसे टेंपल रन में था कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने कलेक्ट किया तो आपका स्कोर बढ़ रहा है, और बीच में कोई बड़ा पॉइंट आ गया, ठीक है। और समरीन कह रही कि उसके अंदर अगर आप गेम में हार गए तो आपके पास दोबारा खेलने का एक और चांस भी होता है। लाइफ्स होती है आपके पास के, एक खत्म हो गया तो दूसरी लाइफ भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा गेम्स के अंदर एक और चीज होती है जिसे कहते हैं साइड क्वेस्ट। जैसे मसलन अगर टेंपल रन के अंदर आपका मेन पॉइंट कहता है जो क्वाइंस पड़े उसको कलेक्ट करना है, लेकिन बीच में अचानक एक बड़ी सी चीज आती थी, कोई बड़ा सा रिवॉर्ड आता था, और आपकी मर्जी है ले ना ले, उसको जब मारेंगे तो ले लेंगे, नहीं छोड़ेगा तो नहीं हो जाएगा, ये साइड क्वेस्ट हो गया। जो बड़े गेम्स होते हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पे एक पूरा मिशन चल रहा होता है, आपने यहां से वहां जाना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक और पॉइंट आके के बीच में फला की भी मदद कर दो, पूरी स्टोरी चल रही होती है। अगर आप लोगों ने बड़े गेम्स नहीं खेले तो बाकायदा उसके अंदर पूरी पूरी स्टोरी चल रही होती है। क्वेस्ट हो गया, ठीक है। लेवल 1 के अंदर आपके पास ये आ गया कि लेट्स से कि आपके पास ये पॉइंट है कि आपने असला लेके यहां से उस पॉइंट तक जाना है और दुश्मन से बचते हुए जाना है, लेकिन रास्ते में कोई बच्ची आपको मिल गई, उस बच्ची ने कहा मेरी मदद करो, तो आपने उसकी भी मदद भी करनी है, साइड क्वेस्ट होगी। मेन क्वेस्ट क्या था? यहाँ से उस पॉइंट तक जाना। बड़े गेम्स वगैरह अगर खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनचार्टेड हो गया, राइट, तो इस किस्म के गेम्स के अंदर इसकी चीजें होती हैं। और बताए फातिमा, सॉरी गुल। कैरेक्टर्स के अपने अपने स्किल्स होते हैं, अपने अपने स्किल्स के लिहाज से आप कैरेक्टर्स को चूज कर सकते हैं। और क्या बताओ, और क्या चीज? क्या चीज? ठीक है, आप उसके अंदर चैट भी कर सकते हैं, जो गेम्स वगैरह के अंदर चैट का ऑप्शन है। अलीशा, सॉरी अलिशबा, क्या देखो शर्माना, ओके। अलिशबा की मुस्कुराहट, हाँ आगे जोर से बोलो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप उसको खेल सकते हैं, गुड पॉइंट्स। और कोई थीम्स? क्या थीम से क्या मतलब? ठीक है, लेवल अगर चेंज होता है तो पूरा का पूरा थीम चेंज हो जाता है। तो आप लोगों ने गेम्स के सारे अच्छे पॉइंट्स को अपने को लेकर आए, आपके पास पॉइंट सिस्टम है, आपको बैजेस मिल रहे हैं, आपको लीडर बोर्ड मिल रहे हैं, आपके पास लेवल्स हैं, आप टीम्स के साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा आपको चैलेंजेस और क्वेस्ट भी मिल रहे हैं, और इनकी बाकायदा एक स्टोरी भी होती है। जो बड़े गेम, अभी तो छोटे गेम्स अगर आप खेल रहे कैंडी क्रश, तो उसकी कोई स्टोरी नहीं है, बस एक गेम है, खेलना है। लेकिन जो बड़े गेम्स हैं उनके अंदर बाकायदा पूरी की पूरी स्टोरी होती है। इन स्टोरीज को लिखने वाले बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, उनके पीछे जो वॉइस एक्टिंग हो रही होती है, हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को उन्होंने हायर किया हुआ होता है सिर्फ वॉइस के लिए। अगर आप लोग को मौका मिले तो अनचार्टेड की वीडियोस देख लीजिएगा, गेम है अनचार्टेड, उसका पार्ट 4 की वीडियो देख लीजिएगा। तो उस लोगों ने पूरी पूरी जो उसके गेम को ना शुरू से लेकर आखिर तक खेला हुआ है, उसकी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप उसको देखें पूरा अलिशबा, तो आपको नजर आएगा कि पूरे लगता है कि हॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है।
पूरी कहानी है कि दो भाई हैं, बचपन में यतीम हो गए, वो घरों में जाके चोरियां कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार हो जाता है। फिर भाई आगे चल के जो है, दोनों भाई आगे कहा इधर से उधर कहानी, फिर दोनों भाई जेल में है, जेल से फरार की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भाई जो होता है वो फरार होते हुए मर जाता है, दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। वो बिल्कुल हॉलीवुड वाली जो या बॉलीवुड की जो फिल्म होती है वैसे चल रही है। दूसरा भाई जो है उसको हमेशा अपने भाई की याद आती रहती है। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है, उनको पता चलता है फला जगह पे खजाना है, खजाना लेने जाते हैं, तो वहां पे उनके अपने बिछड़े हुए भाई से भी मुलाकात हो जाती है। ठीक है, ट्विस्ट आ गया। उसके बाद आखिर में एक और ट्विस्ट आता है, पता चलता है कि जो भाई था, भाई तो है उसी का, लेकिन भाई ने भी थोड़ी सी गद्दारी या बेवफाई की हुई होती है। अब बिल्कुल एक स्टोरी चल रही है, एक नैरेटिव चल रहा है, कहानी चल रही है, जो कहानी आपके लिए उस गेम को खेलना इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा उसको आपको इंगेजिंग बनाता है। इसके अलावा उसके अंदर एक और चीज भी है, यूजर एजेंसी। यूजर एजेंसी का आसान अल्फाज में मैं यूं बताऊं, आप लोग ये कहें जो आपका जो अस्करी पार्क है, पुरानी सब्जी मंडी पे जो बड़ी सी एक झूला सा लगा हुआ है, बैठे उस पे, तो अच्छा चले देखा भी हो, बैठे भी हो, तो क्या अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे होते हैं? अपनी मर्जी से कंट्रोल करना आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन वहीं पर आपको ऐसे भी बच्चों के खिलौने या गाड़ियां नजर आएंगी कि बच्चा बैठा हुआ है और बैटरी से गाड़ी चल रही है, अपने एतबार से जो है वो उसके स्टीयरिंग वगैरह कंट्रोल कर सकता है। अब रोलर कोस्टर के अंदर बच्चे के पास एजेंसी, अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब ये कि अपना इख्तियार नहीं है। या आप बैठे, बच्चा बैठे, कोई बड़ा बैठे, जैसा भी है उसने उसको बर्दाश्त करना है। लेकिन उसके मुकाबले में दूसरा गाड़ी वाला जो डिजाइन है, उसके अंदर उसके पास इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से गाड़ी को इधर से उधर घुमा सकता है। बात समझ में आई? गेम्स के अंदर भी आपके पास इख्तियार होता है, कुछ नहीं इस बात को तो इख्तियार है कि आपने स्किन कौन सी यूज करनी है। कुछ नहीं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कैंडी क्रश भी खेल रहे हैं, तो क्या वो गेम कहता है कि तुमने यहाँ पे मारना है, आपने मारा यहाँ और यहाँ लग जाए, ऐसा होता है? आपकी मर्जी है। घर के दो बंदे उसी कैंडी क्रश गेम को खेल रहे होंगे, तो किसी दूसरे स्टाइल में, एक दूसरे स्टाइल में खेल रहा होगा, एक दूसरे स्टाइल में। मैं कर खेलता हूं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक कलर के बहुत सारे जमा हो जाए, फिर एक साथ ही उनको पॉप करने की कोशिश करता हूँ। अपना अपना अंदाज है, अपना अपना इख्तियार है। तो गेम्स के अंदर आपके पास अपना भी कुछ इख्तियार होता है, जिसके साथ अपने गेम के फ्लो को आप चेंज कर सकते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्लासरूम के अंदर इनमें से किन किन बातों को, आ जाए वोट पे, आ जाए मिसबा, मिसबा वोट पे आए, मानूर बैठे बैठे। अब मेरा आपसे सवाल है कि इस गेम के किन किन रूल्स को, किन किन प्रिंसिपल्स को हम अपनी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? गेमिफिकेशन का आसान सा मतलब क्या था? गेम के प्रिंसिपल्स को जो आपने खुद बताए क्लासरूम में इंप्लीमेंट करना। कैसे कर सकते हैं शगुफ्ता? अच्छा पेपर देंगे तो ओके। लेकिन शगुफ्ता, वो तो आप ओवरऑल शगुफ्ता कह रही है क्लास में हम अच्छा पढ़ेंगे तो अगले लेवल पर जाएंगे, लेकिन ये तो ओवरऑल बात है। मैं क्लासरूम में तो टीचर बात कर रहा हूँ, ये तो हो ही रहा है ना। शबीना, जोर से बोलो। अगर किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो आपने उसको इनाम दिया, शबीना के पास पैसा बहुत है, वो इनाम देगी, आप लोग क्या देंगे? स्टार्स देंगे। ठीक है, मुमकिन आप एक चार्ट लगा देंगे। ओके, गेम के आखिर में स्कोर बोर्ड आ रहा होता है कि उसका कितना स्कोर हुआ। आपने क्लासरूम के अंदर चार्ट लगा दिया, कौन सा बच्चा कितना टाइडी है, कितना अच्छा काम कर रहा है, उसका नाम ऊपर जा रहा है। महीने के आखिर में, मंथ के आखिर में, छुट्टी से पहले आपने कहा जिसको जितने ज्यादा स्टार मिले वो क्लास का स्टूडेंट ऑफ द वीक हो गया। कुछ रिबन वगैरह आपने उसको दे दिया, बच्चा खुशी खुशी घर चला गया। और क्या कर सकते हैं मरियम? हम बैजेस दे सकते हैं, जैसे आपने किसी को अच्छे काम करने पे, क्लास के अंदर अच्छा मैनेज करने पे आपने उसको बैज दे दिया। और क्या कर सकते हैं आयशा जावेद? आपने टीम बना दी, टीम बेस्ड लर्निंग थी, आपने टीम्स बना दी, टीम्स के साथ मिलकर उस पर काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया जी। बुशरा? ओके, बुशरा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जो सही या गलत जवाब देगा उसकी अटेंडेंस ज्यादा लगेगी, उसको हम काउंट करेंगे 2 दफा आ गया। ठीक है, ओके। दूसरी बुशरा का 4 ईयर वाली बुशरा? हाँ बुशरा, जबान निकालना, लिखो बुशरा की जबान। ओके,
तंजीला का है, वो तो हो गया। रहमीन जी, ओके। कलरफुल चीजें लगा के बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सकता है क्लासरूम के अंदर। आप इसको इस तरह से, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम उसके अंदर स्टोरी बेस्ड लर्निंग भी तो कर सकते हैं। हम कहानी के जरिए से समझाएं उसको, कहानी के जरिए से उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करें। आप गौर करना, इवन जब मैं भी कोई लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने भी नोट किया है कि जब मैं कोई कहानी बनाता हूँ या सुनाता हूँ, सॉरी नॉट बनाता हूँ, रॉजर बेनिस्टर साहब थे, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, लोग ज्यादा इंटरेस्ट से सुन रहे होते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम रूकी पीकी बातें करें तो उसको सुनना या समझना या अटेंशन रखना मुश्किल हो जाता है। और क्या कर सकते हैं? गुड, दोबारा चांस हम लोग दे सकते हैं। हम दोबारा चांस के जरिए से भी उसको हम मतलब बच्चे के जहन में ये ना कि एक दफा गए तो हम चले गए, हम उसको बार बार आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। गेम्स को लोग जो पसंद करते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह भी यही है। और जैसे मैंने पहले भी क्लास में कह चुका हूं कि आज के इस दौर में एक बहुत बड़ा मसला है तन्हाई का। हर शख्स तन्हाई फील कर रहा है। और बाज मुल्कों के अंदर जो बच्चों की जो शरह पैदाइश है वो भी बहुत कम हो रही है, क्योंकि लोग जो है रिलेशनशिप नहीं बना रहे। लोग उनको शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस गए थोड़ी मोटी नौकरी की और नौकरी करने के बाद आके जो है अपने घर पे अपने कामों, अपने गेम्स वगैरह में लगे हुए। तो जब उनका भी एक उस पर रिपोर्ट तैयार की गई, रिसर्च की गई, गेम्स में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक वजह ये नजर आई कि उनको ये फील हुआ कि गेम के अंदर अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका नतीजा या हमें उसका सिला मिल रहा है, जबकि रियल लाइफ के अंदर उनको ऐसा फील होता है कि हमें ऐसा नहीं हो रहा। तो क्लास के अंदर अगर आप बच्चों को ये मौका दे रहे कि मेहनत कर रहे हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और अगर गलती हो गई तो दोबारा आप उनको मौका दे रहे हैं। ओके, अगर आपके अटेंडेंस में मार्क्स कम हो गए तो दोबारा भी तो मौका है अटेंडेंस में मार्क्स आपको बराबर करने का, या आपके पास बोनस मार्क्स भी तो अचीव करने का मौका है। तो इस तरीके से हम बार बार उनको मौका देके हम उनको उकसा रहे हैं कि क्लास के अंदर कि उनको जिंदगी में और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर चीजों में इंटरेस्ट फील हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑब्वियस है कि आपके पास जो है एक मोटिवेशन है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन हो जाती है। हम क्लास के अंदर अपनी क्लास में नोट कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं अटेंडेंस में बहुत ज्यादा उनको कंसर्न होता है, इसलिए कि अटेंडेंस उनको फौरन फौरन नजर आ रही होती है। उसके मुकाबले में आज तक कोई शायद ही बच्चा हो जिसने कहा हो कि लेक्चर के सुनने के लिए आए या लेक्चर समझने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए। हर बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज में है कि हमारे नाम के आगे एक पी लग जाए, प्रेजेंट लग जाए। बात क्या है कि जो चीज इंसान को फौरन नजर आती है उसके अंदर उसकी दिलचस्पी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर मजहब हमें यही मैसेज दे रहा है कि भाई अभी एक अच्छे काम करो, सिला कब मिलेगा? बाद में। उधार की बात कर रहा है। तो जिंदगी के अंदर हर चीज का फौरन रिवॉर्ड नहीं मिलता। एनीवे, इंसान का माइंडसेट ये है कि इंसान को वही चीज पसंद आती है जिसके अंदर उसको फौरन बेनिफिट नजर आ रहा हो। तो इसके जरिए से हमारी क्लास जो है वो मोटिवेशन उसके अंदर हो रहा है। साथ ही साथ आपको इंस्टेंट फीडबैक भी मिल रहा है। गेम के अंदर आपने गलत किया, कुछ चीज गलत हो गई तो आप लेवल हार गए और दोबारा आपके पास काम करने का मौका भी आपको मिल रहा है। तो ये भी चीज हमने नोट की है कि असाइनमेंट्स वगैरह हो उसका फीडबैक लूप बहुत छोटा हो, इधर मैसेज आए इधर फौरन उसको रिस्पॉन्ड कर दिया जाए। प्रैक्टिकली इस पर शायद अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी मिसाल दूं कि मेरे पास अगर इस वक्त 250 स्टूडेंट्स हैं तो सबके असाइनमेंट चेक करना, सबके फौरन फौरन ईमेल का रिप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल हद इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम फौरन उसको फीडबैक दे सकें। तो हम देख रहे हैं कि हमारी क्लास के अंदर मोटिवेशन आ गई, हमारी क्लास जो है उसके अंदर फीडबैक आ गया, उनके अंदर रिजीलियंस डेवलप हो रही है, उनके सामने एक माइंडसेट बन रहा है कि हम बार बार एक मौके का फायदा उठा के अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। टीम वर्क के जरिए से आपके अंदर कोलैबोरेशन भी पैदा हो रहा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि हमारी क्लास के अंदर, हमारे इस कोर्स के अंदर हमने गेमिफिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया है? बानिया बोर्ड पे आओ। क्या हमारी क्लास के अंदर गेमिफिकेशन के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल हो रहे हैं? जोबिया, जोर से बोलो। स्कोर बोर्ड बना हुआ है आपका, ठीक है, आपका स्कोर बोर्ड यूज हो रहा है। अगला पॉइंट, बोनस मार्क्स हो गए, ठीक है, बोनस मार्क्स, स्कोर बोर्ड 2 हो गए। और बताओ आगे रुबीना। क्विज़ेस के अंदर क्या, क्विज़ेस क्या? क्विज के अंदर आपके पास फौरन आंसर्स आ रहे हैं, आपको फौरन फीडबैक मिल रहा है। और बताएं, जोर से बोलो फातिमा। फातिमा जरा जोर से बोलो, सॉरी।
सॉरी समझ नहीं आ रहा। स्लाइड्स यूज हो रही हैं, स्लाइड्स का गेम से क्या ताल्लुक है? ओके, फातिमा खान की बात मैं ये समझा हूँ, वो कह रही है कि जैसे ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, कलर्स यूज कर रहे हैं, तो इसके जरिए से हम क्लास के अंदर भी मेथड को यूज कर रहे हैं, ये पॉइंट है आपका। ओके, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान की हंसी मुस्कुराहट, क्लास का असर तुम में आता जा रहा है, बच्चियां मुस्कुराते रहती, तुम भी ये काम सीख रहे हो। मुझे डर लग रहा है उस दिन से जब तुम शर्मा रहे होगे। जी स्नेहा, क्लास क्लास में क्या होता है? टास्क जो होते हैं हमारी क्लास में, साइड क्वेस्ट भी है, मेन एग्जाम, मेन क्वेस्ट आपका क्या है? आपका फाइनल का एग्जाम, राइट। लेकिन साथ ही साथ आपके असाइनमेंट्स भी आ रहे हैं, और असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उससे आपके स्कोर में इजाफा हो रहा है। आपका रोजाना एक और चीज होती है, माइक्रो टीचिंग सेशन हो रहा है आपका, रोजाना आपको उसका फीडबैक भी फौरन फौरन उसका मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि क्लास के अंदर हमने टेक्नोलॉजी को ना भी यूज करें, इसके बावजूद हमारे पास पॉइंट सिस्टम भी है, हमारे पास एक स्कोर बोर्ड भी है, हम साथ ही साथ जो है अपना प्रैक्टिस लूप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्विज के अंदर गलती हो जाती है, दोबारा करने का मौका मिलता है, प्रैक्टिस लूप आ गया हमारे पास, ठीक। इसके अलावा आपके पास फीडबैक भी चल रहा है, ओके, आपको फीडबैक भी मिल रहा है, क्विज के अंदर भी फीडबैक मिल रहा है, असाइनमेंट का भी फीडबैक मिल रहा है, मैक्रो टीचिंग सेशन का भी मिल रहा है। आपके पास जो है अचीवमेंट का थ्रेशोल्ड भी है सर नहीं? इस तक, यहां तक तुम्हारा स्कोर आएगा तो अगले लेवल पे जा सकोगे, वरना अगले लेवल पे नहीं जा सकोगे। हो रहा है हमारे क्लास में हमारे पास क्वेस्ट भी हो रही है, हमने क्वेस्ट के हवाले से भी बात की कि हमारे पास जो एक मेन हमारा क्वेस्ट है, जो मेन चैलेंज है हमारा, इंटरनल का एग्जाम क्लियर करना, एक्सटर्नल का एग्जाम क्लियर करना, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास साइड क्वेस्ट भी मौजूद है, जैसे हमारे असाइनमेंट, जैसे हमारे क्विज, और जैसे हमारा माइक्रो टीचिंग सेशन। और इसके अलावा गेम्स के अंदर बाज दफा आपको एक टाइम के अंदर अंदर काम पूरा करना होता है। ये चीज है हमारी क्लास में, हमारे पास हर असाइनमेंट की डेडलाइंस होती है, उसी के अंदर हम काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, कुछ लिखा भी था, ओके थैंक यू। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑनलाइन टीचिंग के एतबार से, कि हमारी जो अपना ऑनलाइन सेशन चलेगा उसमें हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। आप लोग खुश होंगे कि हम लोग को ऑनलाइन एजुकेशन का मौका मिल रहा है, या आप घर पे बैठेंगे आराम से, लेकिन मेरे ख्याल में एक बैड न्यूज़ है। इस बैड न्यूज़ की दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि हमेशा आपका तालीमी मेयार गिर जाता है। फातिमा रमजान आई आज? नहीं, हमेशा ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से तालीमी मेयार गिर जाता है। दूसरी वजह यह है कि जिस वजह से इसको किया गया है वो वजह आप लोग के सामने है। एक बुरी खबर या एक बुरी मामले की वजह से, एक जंग की वजह से हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे मजबूर हो रहे हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये मामला ज्यादा आगे ना बढ़े, वरना हम सबके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और जहां पे जंगें हो रही हैं, अल्लाह ताला उन सबकी मदद करे। अब ऑनलाइन एजुकेशन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है क्लास के अंदर, यहाँ तो मैं कह सकता हूँ कहाँ देख रही हो, क्या कर रही हो, तवज्जो कहाँ है, बोर्ड पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लास के अंदर क्या ऐसा मुमकिन है? ऑनलाइन क्लास के अंदर आपके अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी का होना जरूरी है। आप खुद सोचें कि यार मैंने खुद पढ़ना है, ओके। वहां पे कोई सरतला या कोई आपके घर पे नहीं खड़ा हुआ, ना आपसे कोई वीडियो कह रहा है कि वीडियो ऑन करो, दिखाओ तुम कैसे बैठी हुई हो, सही से नहीं बैठी हुई, या सही तरीके से तुम तवज्जो नहीं दे रही, कि सारा काम आपको खुद करने की जरूरत है। एक तरह से अच्छी बात भी है कि इस सेमेस्टर के अंदर हमने जिस अकाउंटेबिलिटी को पढ़ा था, अब आपको उस पर अमल करने का मौका मिल रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि क्लास के अंदर एक फीडबैक लूप चल रहा होता है। मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ, तो टॉपिक पढ़ाते वक्त जहन में होता है कि जी आप लोग के चेहरे के तासुरात से समझ में आ रहा होता है कि टॉपिक समझ में आया या नहीं। लेकिन अच्छा, इसी तरीके से हम लोग की क्लास में भरपूर कोशिश होती है कि क्लास को इंटरेक्टिव लेके चलें। तुम बताओ क्या इसका आंसर है, क्या इसका आंसर है, और बोर्ड पे आके लिखो, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इसी गेमिफिकेशन के टॉपिक को अगर हम ऑनलाइन लेक्चर पे पढ़ते, तो वहां पे बस मेरी बात चल रही होती, इतने में आपकी अम्मी कॉल करती, या आप लोग को खुद को आवाज देता, या आपको खुद दिल चाहता चलो मोबाइल देखो, और लेक्चर कहीं से कहीं पहुंच जाता, आपकी तवज्जो कहीं और होती। चूंकि ऑनलाइन इस क्लास के अंदर आपसे सवालात भी पूछे जा सकते, तो आप अपना जहन इस्तेमाल नहीं करते, तो बहुत ज्यादा आपकी जो लर्निंग है वो पैसिव हो जाती है, राइट। तो लेकिन अलबत्ता जैसा कि हमें कहा गया है, तो हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे।
मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस जिम्मेदारी के साथ उसको पढ़ें, कोशिश करें, और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं अपने तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड करके इन 10 दिनों के अंदर जितने भी दिन है तमाम के तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं। और काश अगर मतलब यूं कहें कि अल्लाह ताला की मर्जी रही, हिम्मत रही, तो शायद हमारा पूरा कोर्स ही इन 10 दिनों में, क्योंकि लेक्चर ही तो रिकॉर्ड करने हैं, लेक्चर रिकॉर्ड किया पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन उसको सुनना, उसको समझना आप लोग का काम होगा। तो बहरहाल मेरा पॉइंट इस ये है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, और हमारा एग्जाम होगा, आप एग्जाम के अंदर किसी किस्म की लीनियंसी की तवक्को मत रखें कि हमें नंबर कुछ मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अगर थोड़ी सख्ती कर रहा होता हूँ तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जब मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है तो फिर स्टूडेंट का काम था उसका खुद काम करना। अभी आपकी क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो फेल हो गई लास्ट सेमेस्टर, उनकी भी मेरे पास मैसेज आया है कि सर, उनको अभी पता चला है, अभी 1-2 हफ्ते पहले उनका मैसेज आया कि सर मुझे क्यों फेल कर दिया, मेरे नंबर क्यों कम आए। तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि उनको होश ही नहीं था, जबकि स्कोर बोर्ड कब से ऑन है, कब से नजर आ रहा है, उनको कोई तवज्जो नहीं थी। बहरहाल, तो अब होता क्या है कि चूंकि ऐसे तमाम तलबा को अलग से बुला बुला के बिठा बिठा के मैंने उनसे कई दफा बात की होती है, आपके सामने क्लास की एक स्टूडेंट नहीं आ रही, मैंने बार बार जिक्र नहीं किया उसको बुलाओ, उसको बताओ। जो आप अपनी जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ, मैं क्लास के बच्चों का नाम याद कर रहा हूँ, सबको पर्सनल अटेंशन दे रहा हूँ, अलग अलग सबसे बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद होना ये चाहिए था कि स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हमारे स्टूडेंट्स करते हैं क्या कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी फिर भी नहीं करते, और सारा का सारा जोर डाल देते टीचर के ऊपर कि हमें बस पास कर दो। ये मैंने नहीं करना। मेरी पढ़ाई के अंदर मेरे समझाने में कोई कमी है तो मैं मुजरिम हूँ, ओके, और फिर मैं यकीनन मुझे बच्चे को अकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पढ़ाने में किसी किस्म की कमजोरी नहीं है, तब फिर तालिब इल्म का काम था कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। मेरा अभी तक जो प्लान है वो नंबर 1, मैंने लेक्चर्स मेरे थोड़े लंबे होंगे। अभी क्या होता था कि हम एक ही लेक्चर को 3 से 4 दिन में करते थे, लेकिन अब क्या होगा कि एक ही लेक्चर जो है आराम से बैठ के तसल्ली से रिकॉर्ड किया मैंने, ओके, और आप लोगों ने जो उसको सुनना है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास क्विजेज ज्यादा आएंगे, ओके। क्यों नहीं आएंगे, मतलब क्या, आपने क्या, मेरे पास क्या तरीका क्या है आप लोग को जज करने का, और कोई तरीका है मेरे पास? तो सर की आवाज निकाल लो, ये आहें ये रमजान के बाद दे दें, तो ठीक है रमजान के बाद कर लें, क्विज के अंदर क्या आपके पास टाइम नहीं दिया हुआ मैंने आपको? तो बेतु की बात क्यों करो, रमजान के बाद कर लें। आप में से जो बेवकूफ से लोग हैं वो रमजान के बाद ही करेंगे, कर लें रमजान के बाद, लेकिन जो डेडलाइन है वो पूरी होगी। पिछले सेमेस्टर के अंदर आप में से बाज लोगों ने रामीन सीधे होकर बैठो, शक्ल क्यों छुपा रही, क्या कर रही हो, वो क्या रहा था वहां पे? तो लास्ट सेमेस्टर के कुछ खा भी तो नहीं रही थी? बुशरा और रामीन दोनों छुपे हुए थे, जैसे नजर शकाय ना, नजर रखना जरा। तो लास्ट सेमेस्टर में बाद बच्चों ने क्विज जो है, सेमेस्टर पूरा खत्म हो गया, रिजल्ट तैयार हो गया, तब क्विज कंप्लीट किया था। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं बाकायदा इसकी डेडलाइन है, मेरे ख्याल में मई की डेडलाइन होगी, आपको उसके अंदर करना होगा। अब चूंकि 4 दिन का गैप आ रहा है जिसको मैं कम नहीं करूंगा फॉर वट एवर रीजन, तो आपका काम है कि आप रमजान में भी क्विज करते रहें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी अभी जो आप रो रहे हैं, अगर जो अभी रोएंगे वो बाद में रोना नहीं पड़ेगा, और जो अभी बैठ के मजे कर रहे हैं, अभी से ईद को एंजॉय कर रहे हैं, वो बाद में रो रहे होंगे, ठीक है। पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, आपका पूरा स्कोर में एक सॉफ्टवेयर को फीड करूंगा, जो रिजल्ट आए। मेरी क्लास के अंदर बाज एक अच्छी स्टूडेंट बैठी हुई है इस वक्त, उनके नंबर कम आ रहे थे, लेकिन मैंने उनके नंबर नहीं बढ़ाए, क्योंकि सबके साथ एक जैसा रवैया रखना है। अगर कोई एक और स्टूडेंट थी आपकी क्लास की जो बहुत ज्यादा एबसेंट हुई है, उसको हमने पेपर से भी रोकने की कोशिश की थी, बहरहाल वो बैठी है, लेकिन उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पास कर लिया। एक्सेप्शनल केस है, अक्सर नहीं कर पाते। तो क्या मैंने उनको जबरदस्ती फेल किया? नहीं किया, ठीक है, नंबर उनके आते आते बनते पास हो गई, लेकिन जो फेल हो रहा था उसको मैंने जबरदस्त तरीके से फेल किया है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके में से किसी के साथ भी लीनियंसी नहीं होगी, काम बराबर करते रहो। तो नंबर 1, लेक्चर्स आपके पास आएंगे, लंबे लेक्चर्स होंगे, यूट्यूब पर मौजूद होंगे, आप लोग को पता है यूट्यूब का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दूसरी बात क्या कि आप लोग को क्विजेस करने होंगे। तीसरी बात क्या कि आप लोग अटेंडेंस के हवाले से मैं देखूंगा क्या है, अभी हम लोग की मीटिंग उसमें क्या पॉलिसी तय होती है। अगर पॉलिसी तय होती है कि ऑनलाइन एजुकेशन के बावजूद अपनी अटेंडेंस करनी है, तो फिर तरीका क्या होगा कि मेरे शॉर्ट क्विजेस आएंगे, अब वो लेट्स से कि आपने 1 घंटे में करने होंगे, तो वो 1 घंटे में कौन करेगा? जिसने वीडियो देखी होगी, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिसी तय होती है कि ठीक है ऑनलाइन एजुकेशन में अटेंडेंस को नहीं देखना, तो फिर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे नॉर्मल क्विजेस हैं और जो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, वो उसका सिलसिला जारी रहेगा। आपके असाइनमेंट्स हैं, मैंने पहले भी बताया था, ब्लॉग का असाइनमेंट है, उसकी पार्ट 1 वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली, पार्ट 2, 3 मैंने करना है, जैसी वो वीडियोस मेरी कंप्लीट होगी वो असाइनमेंट भी आ जाएगा। एक और असाइनमेंट है जिसमें कैनवा के अंदर आप लोग ने इमेज डिजाइन करना है,
अब आप लोग कह रहे होंगे सर कैनवा के बजाय आजकल तो हम एआई से बना लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कैनवा के प्रोजेक्ट का लिंक आपको देना होगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा एआई से बनाया है या इसने खुद बनाया है। ठीक है, कैनवा के अंदर खुद बनाया, तो ये सारे असाइनमेंट्स इसके लिए मेंटली रेडी रहें। अच्छा, आप सबका जो मैंने बिहेवियर नोट किया है, मेरे पास एनालिटिक्स आते रहते हैं। यूट्यूब लेक्चर जो है, जो वीकेंड पर होता है, जो रात को मैंने लेक्चर अपलोड किया, उसकी व्यूअरशिप कम होती है, लेकिन संडे नाइट को कुछ थोड़ी सी व्यूअरशिप उसकी बढ़ जाती है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो लेक्चर्स होते हैं उनकी व्यूअरशिप थोड़ी ज्यादा होती है। पूरा उसके अंदर एनालिटिक्स हमारे पास आ रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, जुमरात के दिन अगर हुआ आपको नजर आ रहा है कि गैप पे हमने जाके मंडे को सर ने क्लास करवानी है, अब चूंकि ये काम पूरा ऑनलाइन हो रहा है, तो बेटा ये आपका काम है, आपकी व्यूअरशिप कम होगी, मुझे नजर आएगा। ठीक है, मुझे नजर आएगा, और मैं अभी से बता रहा हूँ, देखो काम पेपर मेरा वैसे ही आएगा जैसे पहले आया था, मेरा असाइनमेंट वैसे ही आते रहेंगे जैसे पहले आए थे, मेरे क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे जैसे पहले आए थे। तो आप ये मत करें, ये वाली बेवकूफी मत करें कि आराम से बैठ के अपने टाइम को आप लोग जाया कर रहे हैं। ठीक है, डन है। और कोई बात? आप लोग की फाइनल पॉइंट जो है मेरा, वो है आप लोग की नोट्स के हवाले से। मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी। अब आप लोग के पास मौका है कि मुझे जो है नोट्स मुझे बताओ नोट्स में क्या इश्यूज थे, ताकि मैं वेबसाइट को नोट्स को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक, आप लोग कॉलेज के अंदर क्विज प्रोग्राम भी होने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास में से अक्सर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। आपकी क्लास के अंदर जवेरिया उसकी ऑर्गेनाइजर है, दूसरी क्लास में सनोबर है। अगर मुझे पता चला कि इस क्लास के दोनों सेमेस्टर में से अक्सर बच्चों ने नहीं किया, तो फिर मैं जबरदस्ती बच्चों का नाम करूंगा इसने करना है, और जो नहीं करेगा फिर उसकी पेनल्टी होगी। ओके जी, मरियम आपका सवाल। अच्छा, अब मरियम का सवाल है कि सर मैंने क्विज किया था वो अपडेट नहीं हुआ, क्या ये मसला सिर्फ मरियम के साथ है, किसी और के साथ भी है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने मरियम के साथ कुछ गलत किया हो। इकरा भी अब हिम्मत करके कह रही है। भाईजान बात ये कि आपने किसी और ईमेल एड्रेस से किया होगा, नंबर वन, या आपके मार्क्स जो है वो 16 से कम आए होंगे, बस इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। अब तक ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए इतने कितने, मतलब मैं अगर कहूँ कि 500-600 बच्चे तो इसको कर चुके इस्तेमाल, ओवरऑल कोई इसमें इशू नहीं आया। तो अगर कोई मसला हो रहा है तो आपके एंड पर हो रहा है। और कोई सवाल, और कोई बात? आपके पास फ्राइडे और सैटरडे का दिन है, किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे बच्चे अलग से आके बात कर रहे होते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा सर फ्राइडे को हम आएंगे, सैटरडे को आएंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा लैब में, और आप लोग मुझसे उस बारे में जो भी इश्यूज है आप लोग बात कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग फिर वो कहें कि सर वो हमने बात करनी थी और वो फिर छुट्टियां हो गई तो हम आपसे बात नहीं कर सके, ऐसी वाली कहानी ना हो। ओके, किसी भी किस्म का एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। थैंक यू। मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की।